So let me know if मेरी आवाज आ रही है कि नहीं clearly. Then I will start the video again. So आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा क्लियरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटली क्या कारण रहे हैं भारत के इस तरीके के वीक नैरेटिव बिल्डिंग के पीछे, और हाँ सो उसके बाद जो प्राइमरी फोकस एरियाज रहेंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, क्यों इस तरीके की नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग हुई है। सो अब हम डायरेक्टली हमारे डेक पे हॉप इन करते हैं। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मैंने थंबनेल बनाया है इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, और मैं आपको धीरे धीरे इसका एक सिग्निफिकेंस बताता हूं क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मैंने एक सोल्जर को अकेला इस पर दिखाया है। इसका एक फंडामेंटल कारण ये है कि जो भारत का साइड है वो फिलहाल या इवन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग नहीं देंगे इस केस में, और ये इसलिए भी है क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं भारत अब एक ग्रेट मिलिट्री पावर है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर और सुपर पावर। वी आर अ ग्रेट मिलिट्री पावर। वी हैव द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑन दिस प्लैनेट। हम फिफ्थ लार्जेस्ट या फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वी विल in some years be the third largest economy on this planet। और ये बात जो है ये बहुत सारे एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी या फिर एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को ग्रास नहीं आता है। इसलिए ये जो सोल्जर है हमारा फौजी है, ये अकेला है, और ये जो अकेला फौजी है यही भारत है, और जो कलर है यहाँ पे लाल है, और क्यों लाल है आप समझ सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो डू लेट मी नो। या आई थिंक सो। आगे हम चलते हैं कि एक्चुअली ऑपरेशन में हुआ क्या क्या। हमने देखा यहाँ पे जो मेजर ऑपरेशंस रहे हैं भारत के, एक बहुत ही ज्यादा सब्सटैंशियल ऑपरेशन रहा है आफ्टर 1971 एंड इन 1999 एज वेल। अगर हम 1999 के कंपैरिजन में बात करें तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि भारत इतने एक काइंड ऑफ हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में गया है, एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में गया है। और 1971 के केस में बात करें तो ये पहली बार है कि इतने बड़े फ्रंट पे हमने एक एंगेजमेंट देखी है। हाय महेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। डू लेट मी नो अगर मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है कि नहीं। देन मे बी आई विल हैव टू फिक्स थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि भारत ने इंडिया वेंट इन ऑन अ लार्जर फ्रंट राइट फ्रॉम कश्मीर टू गुजरात। हमने देखा कैसे पाकिस्तान के यूएवीज को हमने टैकल किया थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स। थैंक यू महेश फॉर कंफर्मिंग। हम कैसे वी टैकल्ड एवरीथिंग थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम। मेरे को ऐसा लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टेकन अबैक बाय आवर एयर डिफेंस सिस्टम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आवर एयर डिफेंस सिस्टम हैज मैच्योर्ड सो वेल, and I will be making a separate video, detailed video on this on the air defense system, and discussing what is the IACCS and what is the Akash 3 differences, the separate story on Akash and how our air defense system coming in the future will look like. So all will come in the coming weeks of detailed video. बट आज का वीडियो जो है जो नैरेटिव बिल्डिंग पे रहा है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नैरेटिव आइडियली शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स।
बट पहली बार हमने ये देखा है कि यहाँ पे फैक्ट्स के अलावा सब कुछ बात की गई है। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स इज दैट भारत पे एक बहुत ही भारत के पहलगाम में एक बहुत ही या मेरे ख्याल से लेजर्स यूज नहीं हुए हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स नहीं हुए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यूज हुए हैं बट दे वर नॉट लेजर्स, दे वर रेडियो वेव्स। सो यस, वी कॉल देम एज सॉफ्ट किल्स एज ऑफ नाउ। या सो द फैक्ट्स वाज कि हम पे एक आतंकवादी हमला होता है, एक पहलगाम में अटैक होता है जहां पे 22 लोग नहीं 26 से 27 लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद उसके रिटेलिएशन में भारत ऑन 7 मई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, जहां पे हम जहां पे हम 9 सिर्फ स्पेसिफिकली टेरर टारगेट्स को अटैक करते हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स। और पहली बार ये होता है कि जो दी फ्रंट वाज मच वाइडर देन दी बालाकोट स्ट्राइक, जहां पे 2 या 3 टारगेट्स किए गए थे। अब की बार हमने 9 टारगेट्स करे हैं और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ये कोई रैंडम टारगेट नहीं था। बहावलपुर और मुरीद के जो साइट्स है ये आपके एलईटी और मेरे ख्याल से जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है जहां पे हमने अटैक प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स। सो जब हम देखते हैं कि हम क्या इंटरनेशनल मीडिया में ये फैक्ट कवर हुआ, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया में बहुत फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इस टेरर अटैक को वाइट वॉश किया जा रहा था एज सम सॉर्ट ऑफ मिलिटेंट और गनमैन काइंड ऑफ अटैक। भारत के हर बार इतने सालों से ये बताने के बावजूद कि ये जो अटैक्स होते हैं हम पे, इनका डायरेक्टली जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है वो पाकिस्तान से होता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल मीडिया या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी भी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जो आज की तारीख में हम जो इंटरनेशनल मीडिया से भारत का रिलेशन देखते हैं, ये फिलहाल के लिए एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट इंडिया इज अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर देम, और उनका जो इतना अच्छा बिहेवियर है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रीड टू टैप इन और एक्सेस दैट मार्केट। सो दीज आर द फैक्ट्स कि हमने 9 टेरर पैड्स को अटैक किया। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि आई विल कम टू द सीज फायर थिंग महेश जी। उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि क्या उसके जब हमने टेरर अटैक किए क्या इससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ? तो क्वेश्चन है नहीं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि हम दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा बड़े शिकार रहे हैं, भारत से भी ज्यादा बड़े। सो हम तो हेल्प कर रहे हैं उनको टू टैकल टेररिस्ट। बट what we see is that on 8th and 9th of May 2025 the Pakistani military launches attack on our civilian sites and the military site. So इससे सबसे पहला सवाल तो नैरेटिव में ये उठना चाहिए कि जब भारत टेरर टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहा है तो क्या जो मिलिट्री रिटेलिएशन पाकिस्तान से आता है, डज इट मीन कि द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सिविलियन और द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आर दे द सेम? सो अगर वो अटैक बैक करते हैं इंडिया पे, इट शोज इट प्रूव्स दैट दे आर द सेम। बट ये क्वेश्चन अभी तक, ये नैरेटिव हम दुनिया को प्रेजेंट करने में असक्षम रहे हैं, या फिर दुनिया ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट है। सो दीज वर द फैक्ट्स। उसके बाद जब हम 9th और 10th में देखते हैं, सो हम उसमें देखा जाता है कि पाकिस्तान मिलिट्री मूव्स इवन फर्दर अप द एस्केलेशन लैडर, और वो हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना स्टार्ट करती है, मोस्ट ऑफ द एयरफोर्स बेसिस। सो उसके बाद जो हम देखते हैं कि 9th या 10th को या आई थिंक 9th जो हमने देखा, दैट वाज a very precise Air Force campaign, Indian Air Force campaign on 11
पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस जो इतने ज्यादा प्रिसाइज थे कि देयर वर नो डिनाइंग फैक्ट्स कि हमने उनको कितना नुकसान किया है। ऑल दोज वर क्लियर from the satellite pics that were shown by the DGMO। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत लंबे समय तक ये देखा गया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि DGMO द्वारा इतने सॉलिड एविडेंसेस दिए गए, इंटरनेशनल मीडिया में ये नहीं दिखाया गया, बट बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में जो सबसे फंडामेंटल नैरेटिव चला वो पहली बात तो ये था कि क्या रफाल, इंडियन एयरफोर्स का जो रफाल था वो डाउन हुआ है बाय सम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। सो तो ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, एटलीस्ट जब तक भारत के एयरफोर्स ने 11 से 12 मिलिट्री बेसिस पे अटैक नहीं किया, और वो भी अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल था, वहां पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ी इंडियन एयरफोर्स ने। इट वाज प्योर फॉर्म ऑफ ऑफेंसिव स्ट्राइक। सो अगर हम थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो हम देखेंगे कि जो मेजर न्यूज पोर्टल्स थे जिन्होंने बहुत नेगेटिव कवरेज करी, जिन्होंने नेगेटिव कवरेज करी, इट इंक्लूडेड Nikkei Asia, which is a Japanese, I think Japanese news portal, then the CNN, New York Times, Reuters, Bloomberg UK, and there comes a very strange kind of a pattern। तो जिन लोगों ने ये आर्टिकल्स लिखे थे ये ज्यादातर पाकिस्तानी निकले, एंड इनमें से कुछ आर्टिकल्स या फिर ऑथर्स ऐसे थे जिनको जस्ट मे में हायर किया गया था। सो इट काइंड ऑफ रेजेस द क्वेश्चन, क्या ये जो मीडिया ब्लिट्सक्रीग या डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था, वर द पाकिस्तानीज alone in this, and were they aiding these news portals to hire such kind of authors for such kind of journalism, which brings us to the point कि यहाँ पे ये हुआ क्यों and who are the stakeholders। ये गलत सो अगर हम बात करें हु आर द मेजर स्टेक होल्डर्स, तो मैंने इन स्टेक होल्डर्स को बेस्ड ऑन देयर बाय व्हाट दे आर ड्रिवन, आइदर दे आर आइडियोलॉजिकली ड्रिवन और दे आर ड्रिवन ऑन फाइनेंशियल टर्म्स, इन पे मैंने डिवाइड किया है। सो पहला स्टेक होल्डर तो ये है कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, ये these guys are very ideology driven and financial advantage driven। so ये लोग इन लोगों ने बहुत these guys became the tool for the Pakistani and the Chinese to push the anti-India propaganda or pro-Pakistani propaganda। Then these were backed by fundamentally what were stakeholders like arms dealers and foreign governments and institution। अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल आर्म्स कस्टमर्स को अलग रखा है क्योंकि आई थिंक ये जो बाकी के 3 लोग हैं, ये 3 स्टेक होल्डर्स है, उनका फोकस ये पोटेंशियल आर्म्स कस्टमर्स को ही टारगेट करना है। सो देखिए, अगर हम देखें कि ये जो पूरा नैरेटिव गेम चलाया गया है, एंड क्रेडिट्स टू डिसइंफो लैब फॉर दिस फैंटास्टिक इन्फोग्राफ। सो यहाँ पे 3 बड़े प्रमुख जो कंट्रीज थे जिनके द्वारा ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला गया है, तो वो थे पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। तो आगे चल के हम बात करेंगे उनके स्टेक्स क्या है, और इसमें कुछ हद तक वेस्टर्न कंट्रीज भी है। सो पाकिस्तान ने पहले क्या किया, उन्होंने एक न्यूज अपने आप प्लांट किया, वहां पे उन्होंने लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोर्सेज, और उनको उस न्यूज को पिकअप किया CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, निकेई एशिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो अब इसी को करते करते देखते ही देखते ग्लोबल टाइम्स, चाइना डेली एंड CGTN और अगेन टर्की के TRT वर्ल्ड ने भी इस न्यूज आर्टिकल्स को उठाया, और एक तरीके से एक कहावत होती है या फिर एक फ्रेज है जिसको कि कहते हैं साइटेशन लूप। तो एक जने ने दूसरे को साइट किया, दूसरे ने तीसरे को साइट किया, तीसरे ने चौथे को साइट किया, और देखते देखते एक ऐसा साइटेशन लूप चालू हुआ कि
जो फर्जी न्यूज थी वो बिना किसी वेरिफिकेशन के हर मेजर ग्लोबल मीडिया हाउस द्वारा चलाया जाने लगा। इसमें शुरुआत में हमने देखा कि जब रॉयटर्स ने इसको उठाया या फिर इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान गवर्नमेंट सोर्सेज द्वारा उठाया, तो उन्होंने साइट किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दिस। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वाला जो पार्ट था वो ऑमिट होके आ गया कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है, ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसा बताया कि रफाल गिरा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक न्यूज आई थी कि फ्रेंच ऑफिशियल्स उन्होंने क्लेम किया है कि एक रफाल गिरा है। एक्चुअल में ऐसी चीजें होती नहीं है। देयर आर नो सो कॉल्ड फ्रेंच ऑफिशियल्स हु विल गो अगेंस्ट देयर ओन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इट वाज अ फेक न्यूज फॉर श्योर। सो हमने देखा एक साइटेशन लूप बनाया गया इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के दौरान, एंड इन तीनों कंट्रीज ने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया टू बूस्ट द रीच ऑफ सच न्यूज आर्टिकल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों कंट्रीज का या फिर इन कुछ एंटिटीज का क्या पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में में स्टेक है। तो देखिए, अगर वेस्ट की बात करें तो फ्रांस के अलावा जो मेजर कंट्रीज है, यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, उनका इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है नहीं। हम फ्रांस और इजराइल से ज्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं, सो इसलिए उनका ज्यादा यहाँ पे फिलहाल बिजनेस है नहीं। वो दूसरी कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाते हैं। सो वहां के कस्टमर्स को रिझाने के लिए, और जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसमें पाकिस्तान एक डोमिनेंट प्लेयर है, पाकिस्तान के पास फ्रेंच ओरिजिन के फिलहाल ओनली मिराज है। उसके अलावा मुझे कोई और फ्रेंच ओरिजिन का हथियार नहीं दिखता है। सेम गोस फॉर इजराइल, इजरायली ओरिजिन का पाकिस्तान के पास कोई भी वेपन है ही नहीं। सो अगेन इन कंट्रीज का टर्की के बहुत सारे ड्रोन्स यूज करता है। चाइना, नीडलेस टू से, JF-17, J-10C, दी फालतू का air defense systems and the PL-15E. So all these things we see that they have a certain stake in Pakistan's defense industry or defense market, और इसलिए इनका और इन सारी कंट्रीज का इंडिया में एज सच कोई मार्केट है नहीं। यूएस का कुछ हद तक है, बट यूरोपियन कंपनीज में भी मोस्टली हम फ्रेंच कंपनीज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। सो इन कंट्रीज का जो इंडिया में मार्केट है उसमें उनको सच फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो इस प्रो पाकिस्तानी एजेंडे को पुश करे। देन अगेन द फैक्ट इज दैट जब इतना बड़ा मार्केट इन लोगों का है पाकिस्तान में, सो व्हाई विल दे पुश फॉरवर्ड द इंडियन नैरेटिव। अब इंडिया के केस में हम देखेंगे कि हमारा जो मेजॉरिटी आर्म्स है वो या तो इंडियन ओरिजिन का है, या तो इजरायली, या तो फ्रांस, और कुछ हद तक अमेरिकन ओरिजिन का है, और मोस्टली कई केसेस में, कई सेगमेंट्स में वो प्रीडोमिनेंटली रशियन ओरिजिन का है। सो इन ऑल दिस केसेस इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अ multi-billion dollar इंडस्ट्री टू पुश फॉरवर्ड इंडियाज नैरेटिव इन देयर ओन मीडिया, जिसे कि हम ग्लोबल मीडिया कहते हैं। सो वहां पे इसलिए हमने देखा कि एक तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन बहुत बुरी तरीके से चलाया गया, और उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण था कि दीज कंट्रीज ओवरऑल आर अ मेजर पार्ट हैव अ मेजर पार्ट इन पाकिस्तान डिफेंस मार्केट, और इनका जो भारत के डिफेंस मार्केट में रोल है वो नेग्लिजिबल या फिर थोड़ा बहुत है। मैं थोड़ा बहुत जब कहता हूँ तो वो यूएस की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा टर्की और चाइना का कोई रोल है ही नहीं। और हम जब जिन भी मीडिया हाउसेस को कोट कर रहे हैं या फिर कोट करते हुए देखा है इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को, सो दे ऑल बिलोंग टू दीज कंट्रीज ओनली। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर।
सो अगेन अगर हम रिपोर्टाज को देखें कि जब कल एक यूक्रेन में F-16 गिरा है, तो वहां पे इसको कवर किया है, यूक्रेनियन F-16 गोज डाउन आफ्टर इंसिडेंट। दिस वॉज क्लियरली शॉट डाउन बाई रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और इसके पहले भी अगस्त ऑफ लास्ट ईयर में एक F-16 को डाउन किया गया था। यहाँ पे कहीं भी जहां भी आप देखोगे कि अमेरिकन फाइटर जेट डाउन किया गया है, वहां पे इसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है कि ये जो फाइटर जेट डाउन हुआ है वो बाय रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल किया गया है। उसे लिख दिया जाता है कि गिर गया है ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट। बट हमने देखा कि कैसे रफाल के केस में जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ है एज सच, तो उसको एकदम मीडिया हाउसेस ने उठा के पकड़ लिया कि रफाल डाउन हुआ है, पक्का हुआ है। एंड पहले तो बात की गई 2, फिर अब आज बढ़ के पाकिस्तान द्वारा उसे 5 या 6 बोला जाता है, जिसका कि पाकिस्तान ने कभी कोई एक्चुअल में एविडेंस नहीं दिया है। अगेन हम अब ये बात समझते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारा जो इनका एजेंडा था वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट के अराउंड था। कोई भी ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने मतलब किसी भी क्रूज मिसाइल को आउट परफॉर्म किया है, किस तरीके से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैव फेल्ड मिजरेबली। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई और वेपन सिस्टम के ऊपर डिस्कशन देखने को मिलेगा ही नहीं। आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरा डिस्कशन सिर्फ फाइटर जेट के वॉर पे ही आ गया है, एज इफ कि फाइटर जेट गिरने या ना गिरने से युद्ध जीते या हारे जाते हैं। बट दिस इज नॉट द केस। भारत ने 1971 में के वॉर में भी बहुत सारे फाइटर जेट खोए थे, बट एंड में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सो हमारा जो एक ऑब्सेशन देखने को मिला है वो फाइटर जेट से रिलेटेड ही देखने को मिला है, और किसी वेपन सिस्टम को देखने को नहीं मिला है। उसका सिंपल रीजन यही है कि जो डिफेंस मार्केट है उसमें सबसे कीमती अगर कोई कीमती हार्डवेयर है वो फाइटर जेट ही है। और इसका सबसे बड़ा मार्केट में फिलहाल दबदबा जो रहा है वो आइदर अमेरिकन या तो रशियन या तो चाइनीज और अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच and to some extent other European players in I am talking about Eurofighter Typhoon। बट जो रफाल का जो सक्सेस आया है वो पास्ट 5-10 साल में आया है बिकॉज ऑफ द इंडियन MMRCA डील, जहाँ पे हमने MMRCA डील तो साइन नहीं किया, बट वी बॉट द MMR द 36 रफाल। और उसके बाद से अगर कोई 4th जनरेशन फाइटर जेट की बिक्री फास्ट एक पेस में हुई है या फिर एक अच्छे एक ग्रोथ रेट से हुई है तो वो रफाल ही है। F-16 की सेल्स रिलेटिवली कम हुई है, यूरोफाइटर टाइफून की सेल्स रिलेटिवली कम हुई है। और ये जो मार्केट है या फिर ये जो बिजनेस है ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। आप एक बार भी अगर अपना जेट बेच देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 साल के लिए एक कांस्टेंट आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाती है, क्योंकि आपको फिर उसका वेपन्स पैकेज होगा, उसका मिड लाइफ अपग्रेड होगा, और भी कई तरीके के अपग्रेड्स होते हैं। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का पैसा रहता है। तो वो एक कंटिन्यूअसली कंपनी को 30 to 40 इयर्स के लिए एक रेवेन्यू आ जाता है। सो अपने आप में हार्डवेयर के मामले में फाइटर जेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट। प्लस एक बार कोई कस्टमर वो खरीद लेता है तो वो 30-40 साल के लिए वो एक आपका पक्का कस्टमर हो जाता है, तो उस कंपनी के पास एक रेकरिंग रेवेन्यू आता रहता है। तो इसलिए पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ 2 जेट गिरे, 3 जेट गिरे, जेट के अराउंड बना के रख दिया गया है। कहीं भी और वेपन सिस्टम्स को लेके कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि these articles are mostly funded by players by not just arms players, more specifically by arms players who manufacture fighter jets। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, but they are for sure rivals of the Dassault systems। इसलिए मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली चाइना ने किया है। चाइना मस्ट हैव
have some part to play in this campaign, in the disinformation campaign. But I do believe, strongly believe कि इसमें other Western companies, Western fighter jet companies other than Dassault Systems have also have a role to play, and इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को भी बदनाम किया जा रहा है. सो जब हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को भी इसके चक्कर में बदनाम होना पड़ रहा है, देन इट कांट बी लेट गो. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये ओवरऑल ऑपरेशन रहा है और उसके अराउंड जो पीआर, नेगेटिव पीआर इंटरनेशनल मीडिया में किया है, भारत का एक ड्यूटी बनता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे बदनाम किया गया है. इंडिया में जो टेरर अटैक हुआ उसको टोन डाउन कर दिया गया है एक तरीके से पूरे मीडिया में ये गायब हो गया है कि क्यों ये ऑपरेशन किया जा रहा है, कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे 22 मासूम लोगों को जिस तरीके से मारा गया था उसके काउंटर के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है. दिस ऑपरेशन इज अगेंस्ट टेररिज्म. सो एक हाइफनेशन कर दिया है इंटरनेशनल मीडिया ने, इंडिया और पाकिस्तान एज इफ कि दोनों एक जैसे हैं. सो दिस थिंग कांट गो ऑन. सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन पार्टीज को पॉइंट आउट करें, नॉट पब्लिकली, बट दे मस्ट फेस सम सॉर्ट ऑफ repercussion in terms of their access to Indian defense deals and Indian defense markets. So यही है मेरा मानना कि ओवरऑल जो पूरा ये नेगेटिव पीआर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, दिस हैज बीन मोस्टली फंडेड बाय the overall arms, international arms lobby, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है. बट आई वोंट से दैट इसमें सिर्फ चाइना इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का आर्सेनल देखेंगे तो उसमें सिर्फ चाइनीज सिस्टम्स नहीं है, उसमें चाइनीज सिस्टम्स रिसेंटली आना स्टार्ट हुए हैं. उसमें अमेरिकन और बहुत सारे दूसरे यूरोपियन सिस्टम्स भी है, जैसे कि यूरोप के केस में स्वीडन के एवैक्स यूज होते हैं. So in that case, it has become a major problem for us. Finally, we should take cognizance of this issue. और all these companies जिन्होंने backend पे ये जो मीडिया ब्लिट्जक्रीग भारत के अगेंस्ट सपोर्ट की है, they must be weeded out from India's defense market. एंड जिन्होंने मुंह बंद रखा है या फिर इवन सपोर्ट किया है, इवन बेटर सपोर्ट किया है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा डील्स जाने चाहिए. अब आने वाले टाइम में एक मेजर पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे गेम का जियोपॉलिटिक्स जो है, यहाँ पे ट्रम्प बाबू ने क्या बोला है रिगार्डिंग दी सीज फायर, उस पर हम डिस्कस करेंगे. और कतर में जो उन्होंने किया है, उसके बाद से मेरा ये पर्सनल मानना है कि आई थिंक अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी इज फॉर सेल, और हमको उस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए. मैं इस पे पूरा डिटेल वीडियो करूंगा, एंड आई थिंक आई थिंक देयर आई विल डिस्कस ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स कि किन किन देशों ने भारत का साथ दिया, नहीं दिया, और क्या इन देशों का साथ देना या ना देना हमारे लिए मैटर करता है. उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में. उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मेक इन इंडिया का ये एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है. सो आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी. आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन सब मामलों में रुचि रखते हैं. तब तक के लिए मैं थोड़ा और वेट करूँगा. आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. Till then, I will wait for 5-10 minutes for taking your questions, and let's see what you guys ask. Yeah. What are we buying with that extra 50,000 crore budget? I think we are going to replenish what we have used. Other than that, we are also going to buy, I think those AESA
low level radars, and I think more of Rampage and all that rockets. Let's see. Other than that, yes, Kunal, it's a rude geopolitical game, and that is what I will discuss in my upcoming videos. Other than that, even if it's a rude geopolitical game, it has been a thumping success for the Make in India, especially our counter drone and air defense system, and that is why I think the negative PR इसलिए भी है क्योंकि our missiles will eventually be available in the international market, and it's a very rude, extremely rude jolt to the international players कि एक effective, cost efficient, battle tested system market में आने वाला है, and that is why they are going against our defense and our narrative, and even in fact our defense industry as well, because eventually we will get into the international defense market because we will have to. एंड फर्दर एक इस मेरे फर्दर वीडियोस में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे इनफैक्ट कैसे अभी क्या सिनेरियो रहा है हमारे मेक इन इंडिया वाले पार्ट में, और आने वाले समय में कौन कौन से नए सिस्टम्स फॉर ईच सिस्टम जो आज यूज हुए हैं उसका फ्यूचर कैसा है. Opinion on NAC system, is it a drone killer? I don't think NAC system is a drone killer. I think it is the ATGM part, but yes, it can be made into a drone killer. I think we should not use an ATGM kind of a thing on for killing very cheap drones. ATGM in that sense are very costly. We have to think of cost effective solution when dealing with drones. Anything that can cause saturation in on our air defense system will require extremely cost efficient counter drone systems. So इसलिए मेरे ख्याल से L70 has the upgraded L70 and Shilka and the and the other low level air defense guns have proved their mettle. उनको भी make in India तहत ही upgrade किया गया था. Most of their systems are indigenously designed and developed, so I think it is a great thing for us to have in that sense. Yeah. Any more question guys? आप मेरे को एक और शौक ये भी लगा कि एक्चुअली हमने बहुत टाइम से जो लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला पार्ट है उसको ध्यान नहीं दिया था, बट दे परफॉर्मेंस ऑफ द लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैव बीन एक्सट्रीमली गुड, एंड आई थिंक जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स एक्सेप्ट द हैरॉप एंड द हार्पी पार्ट we are indigenously designed and developed. Sky Striker is Israeli as well, but the thing I will discuss it in detail, but the thing I saw that these are the old batches that we purchased in 2021 and 22 after the immediate Balakot strikes. So हमने ऐसा लग रहा है पुराना जो स्टॉक है वो खाली किया है. The newer ones, the Nagastra and all that are still यस कैसे भरोसा करे यूएसए पे, लायक नहीं है वो, पर डील करना होगा उनसे. यस इट इज डील करना होगा. द बेस्ट वे टू डील इज टू डील विद देम इज टू गिव देम एज मच मनी दे वांट फॉर द इंजन्स, and don't be too sticky about the TOT part. Just get those engines and the rights to maintain them. We can have the technology transfer from somewhere else. We want those engines as soon as possible with the ability to at least maintain them in house and get their spare parts properly. Other than that, I will come back to what are the I said the industrial aspects of this operation. I will go into greater detail with it. I think that the current tech stack that has been the technology stack that is being used in this operation has been developed over the past few decades and have shown their mettle. They are now more or less battle tested, but the battle tested and passed with flying colors.
But I think what is coming in future, that is our hypersonic program, that is our uh, as such the anti-drone capabilities, directed energy laser systems. These are going to be something, some force to reckon with. And I think ये भी international parties को समझ में आता है कि India is a upcoming player in the international arms market, एंड दैट इज वाई उनका जो एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट रहा है भारत को लेके, वो समझ में आता है. दैट इज द प्राइम रीजन दे आर अफ्रेड कि इफ देयर इज अ वेरी cost effective, efficient and battle tested system in the international market, then their overpriced systems and not so good performing, not so good performing systems might be, their market might be at stake. So that is why that thing is the negative coverage on India's story. Other than that, I will also make a detailed video on the Akash part. I won't focus on the S400 because I think that it has got more than enough credits. Yes, Kunal ji कह रहे हैं, though the French are money hungry but are more reliable. Yes, that they are not going to give you their technology for free. If they want money and they are ready to shut their mouth when we are using it, it's better to pay the money and take the technology. But ऐसा नहीं होना चाहिए. यूएस के केस में जैसे देखने को मिलता है, they somehow veto our overall foreign policy or our how we use our systems. So that becomes a problem. Any more question, guys? Any more question, guys? Okay, so I think it was a fabulous session with you all. I think that will be it for me today. And मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ. आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद. Status of 414, I think they said the recent HAL investor meeting, I think it was investor meeting, they said that it will be done by the end of this financial year. So let's hope that before February 2026 that this deal will be finalized, but I think it will be finalized. I don't think there are any hiccups in that. I think that answers your question. If you want more questions, you can ping me in the comment section of this chat. I will try to answer your questions after this session is over. And thank you for joining in. Jai Hind.